फैसले लेने होते हैं। अभी तो इस कैंपस में कुछ भी करते होंगे, कोई तो होगा जो आपको उंगली पकड़ करके चलाता होगा। आपका जो सीनियर होता होगा वो भी कहता है नहीं नहीं ऐसा मत करो यार, तुम इस पर ख्याल रखो, अच्छा हो जाएगा। अरे कैंपस के बाहर कोई चाय बेचने वाला होगा, वो भी कहता है भाई अब रात देर हो गई, बहुत ज़्यादा मत पढ़ो, जरा सो जाओ, सुबह तुम्हारे एग्जाम है। किसी प्यून ने भी आपको कहा होगा नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं करते, अपनी यूनिवर्सिटी है, ऐसा क्यों करते हो। कितने कितने लोगों ने आपको चलाया होगा, सिर्फ क्लासरूम के आपके प्रोफेसर ने नहीं, आपके डीन ने नहीं, इस कैंपस के अंदर भी कई लोगों ने आपको चलाया होगा। लेकिन अब कोई नहीं होगा कि चलो भाई क्लास का टाइम हो गया, अब कोई नहीं होगा कि भाई वो काम पूरा किया कि नहीं किया। अब आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा, और जब कोई पूछने वाला नहीं होता है, कोई बताने वाला नहीं होता है, तब हमारी जीवन की कसौटी प्रारंभ होती है, तब हमें ये बातें याद आती है। आप में से कोई अगर टीचिंग प्रोफेशन में जाएगा और जब क्लासरूम में बच्चों के साथ कुछ पढ़ाता होगा और कोई स्टूडेंट ऐसा सवाल पूछ लेगा और आपके बाल नोच लेगा, तब आपको ये क्लासरूम याद आएगा, यार टीचर ने जब बताया था तो मैं तो पीछे बैठ करके मजाक कर रहा था, आज मेरी मजाक हो रही है। हर पल आपको यहां याद आएगा। आखिरकार जीवन के किसी भी तबक्के में पूछिए। अभी महबूबा जी अपने बचपन की गाथा यहां सुना रही थी कि कैसे वो जिंदगी का गुजारा, वो पल कैसे याद आते हैं, और उनका सपना भी है कि वैसे ऐसे पल मिल जाए। ये क्यों याद आते हैं? क्योंकि ये जो फॉर्मेटिव एज में जो पूंजी इकट्ठी की है, वो जीवन भर उसी से गुजारा करना है। कुछ लोग होंगे जो इसके आधार पर नया जुटाते जाएंगे, लेकिन ज्यादातर वो होते हैं ठीक है यार इतना मिल गया, गाड़ी चला लो। हमारे देश में सदियों से दीक्षांत समारोह की परंपरा रही है। शायद पूरी मानव जात के इतिहास में सबसे पहला दीक्षांत समारोह वेद काल में, इसका जिक्र तैत्रेयी उपनिषद में आता है, और उसमें पहली बार दीक्षांत समारोह की कल्पना को साकार किया गया है। भारत में ये परंपरा हजारों वर्ष से संस्थागत बनी हुई है, और एक प्रकार से दीक्षांत समारोह यह शिक्षा समारोह नहीं होता है, और इसलिए मुझे आपको शिक्षा देने का हक नहीं बनता है। ये दीक्षांत समारोह है जो शिक्षा हमने पाई है, जो अर्जित किया है, उसको समाज जीवन को दीक्षा के रूप में समर्पित करने के लिए हमने कदम उठाने हैं, समाज के चरणों में रखने के लिए कदम उठाने हैं। यह देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। 800 मिलियन यूथ का देश, जो 35 से कम एज ग्रुप का है, वो दुनिया में क्या कुछ नहीं कर सकता है। हर नौजवान का सपना हिंदुस्तान की तरक्की का कारण बन सकता है। हम वो लोग हैं जिन्होंने उपनिषद से लेकर के उपग्रह तक की यात्रा की है। उपनिषद से उपग्रह तक की यात्रा करने वाले हम लोग हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने गुरुकुल से विश्वकुल तक अपने आप का विस्तार किया है। हम वो लोग हैं। और भारत का नौजवान जब मार्स मिशन पर दुनिया कितने ही सालों से प्रयास कर रही थी, हर किसी को कई बार फेलियर मिला, लेकिन हिंदुस्तान का नौजवान था, हिंदुस्तान की टैलेंट थी कि पहले ही प्रयास में दुनिया में वो पहला देश बना, पहले ही प्रयास में मार्स मिशन में सफल हुआ।
और हम गरीब देश के लोग हैं, तो हमारी सपने कितने ऊंचे नहीं हो, तो गरीब में से रास्ता निकालना भी हम लोगों को आता है। मार्स मिशन का खर्चा कितना हुआ? यहां से कटरा जाना है तो ऑटो रिक्शा में शायद 1 किलोमीटर का 10 रुपया लगता होगा। लेकिन ये देश के वैज्ञानिकों की ताकत है, इस देश की टैलेंट की ताकत देखिए कि मार्स मिशन की यात्रा का खर्च 1 किलोमीटर का 7 रुपये से भी कम आया। इतना ही नहीं, हॉलीवुड की जो फिल्में बनती हैं उससे कम खर्च में मेरे हिंदुस्तान का नौजवान मार्स मिशन पर सफलतापूर्वक अपने कदम रख सकता है। जिस देश के पास ये टैलेंट हो, सामर्थ्य हो, उस देश को सपने देखने का हक भी होता है। उस देश को विश्व को कुछ देने का मकसद भी होता है, और उसी की पूर्ति के लिए अपने आप को सामर्थ्य बनाने का कर्तव्य भी होता है। उस कर्तव्य के पालन के लिए हमारे जीवन को देश के लिए क्या करेंगे, उस पाने का अगर प्रयास करते हैं तो आप देखिए जीवन का संतोष कई गुना बढ़ जाएगा। आप यहां से कई सपने लेकर के जा रहे हैं, और खुद को कुछ बनाने के सपने गलत है ऐसा मैं नहीं मानता हूं, लेकिन कभी कभार बनने के सपने निराशा के कारण भी बन जाते हैं। जो बनना चाहा और नहीं बन पाए तो जैसा मैंने प्रारंभ में कहा वो बोझ बन जाता है। लेकिन अगर कुछ करने का सपना होता है तो हर पल करने के बाद एक समाधान होता है, एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है, एक नई गति मिलती है, एक नया लक्ष्य मिलता है, नया सिद्धांत आदर्श मिल जाता है, और जीवन को कसौटी पर कसने का एक इरादा बन जाता है, और वही तो जिंदगी को आगे बढ़ाता है। और इसलिए आज जब माता वैष्णो देवी के चरणों से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके आप जा रहे हैं, और मां भी खुश होती होगी कि लड़कियों ने कमाल कर दिया। हो सकता है कुछ दिनों के बाद आंदोलन चले पुरुषों के आरक्षण का। वो भी कोई मांग लेके निकल पड़े कि इतने गोल्ड मेडल तो हमारे लिए रिजर्व होने चाहिए। कल ही भारत की एक बेटी दीपिका ने हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया। रियो के लिए उसका सिलेक्शन हुआ, और पहली बार एक बेटी जिम्नास्टिक में जा रही है। यही चीजें हैं जो देश में ताकत देती हैं। घटना किस कोने में कहां त्रिपुरा, छोटा सा प्रदेश, कहां संसाधन होंगे? क्या संसाधन होने से वो रियो पहुंच रही? नहीं, संकल्प के कारण पहुंच रही हैं। भारत का झंडा ऊंचा करने का इरादा है, इसलिए पहुंच रही है। और इसलिए व्यवस्थाएं, सुविधाएं, यही सब कुछ होती है जिंदगी में। ऐसा नहीं है। जीवन में जो लोग सफल हुए हैं उनका इतिहास कहता है। जिस अब्दुल कलाम जी ने इस यूनिवर्सिटी का प्रारंभ किया था, कभी अखबार बेचते थे और मिसाइल मैन के नाम में जा गए। जरूरी नहीं है कि जिंदगी बनाने के लिए सुख सुविधा अवसर व्यवस्थाएं हो तभी होता है। हौसला बुलंद होना चाहिए, अपने आप चीजें बन जाने लग जाती हैं और रास्ते भी निकल आते हैं। वो दशरथ मांझी की घटना कौन नहीं जानता है। बिहार का एक गरीब किसान, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसका मन कर गया एक रास्ता बनाने का, और उसने रास्ता बना दिया। उसने इतिहास बना दिया। वो सिर्फ रास्ता नहीं था, मानवीय पुरुषार्थ का एक नया इतिहास उसने लिख दिया। और इसलिए जीवन में उसी लोग चीजों का जो हिसाब लगाते रहता है, यार ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा होता तो अच्छा होता, तो शायद जिनके पास सब सुविधाएं हैं उनको कुछ भी बनने में दिक्कत नहीं आती। लेकिन देखा होगा आपने, जिनके पास सब कुछ है उनको तो विरासत में मिल गया। बाकी ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है, वो अपना नया दुनिया खड़ी कर देते हैं। इसलिए अगर सबसे बड़ी संपत्ति है और 21वीं सदी जिसकी मोहताज है, और वो है
ज्ञान शक्ति। और पूरे विश्व को 21वीं सदी में वही नेतृत्व करने वाला है जिसके पास ज्ञान शक्ति है। और 21वीं सदी वो ज्ञान का युग है। और भारत का इतिहास कहता है कि जब जब मानव जात ज्ञान युग में प्रवेश किया है, भारत ने विश्व का नेतृत्व किया है। 21वीं सदी ज्ञान युग की सदी है। भारत के पास विश्व का नेतृत्व करने के लिए ज्ञान का संपुट है। और आप लोग हैं जो उस ज्ञान के वाहक हैं। आप वो हैं जो ज्ञान को ऊर्जा के रूप में लेकर के राष्ट्र के लिए कुछ करने का सामर्थ्य रखते हैं। और इसलिए इस दीक्षांत समारोह से अपने जीवन के लिए सोचते सोचते जिनके कारण मैं ये जीवन में कुछ पाया है, उनके लिए भी मैं कुछ सोचूंगा, कुछ करूंगा, और जीवन का एक संतोष उसी से मिलेगा। और जीवन में संतोष से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। संतोष अपने आप में एक अंतर ऊर्जा है। उस अंतर ऊर्जा को हमें अपने आप में हमेशा संजोए रखना होता है। मुझे विश्वास है कि यहाँ से जाने वाले हर नौजवान, और मुझे महबूबा जी की एक बात बहुत अच्छी लगी कि यहाँ के लोगों के लिए हम वो लोग हैं जिनकी बातें हम दुनिया भर में पहुँचाने वाले हैं कि कितने प्यारे लोग हैं, कितनी महान परंपरा के लोग हैं, कितने उदार चरित लोग हैं, कैसे हमें प्रकृति के साथ, उनके साथ जीना सिखा दिया। और एक एम्बेसडर के रूप में मैं जम्मू कश्मीर की इस महान धरती की बात, भारत के मुकुटमणि की बात, मैं जहां जाऊं वहां कैसे पहुंचाऊं, इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से मैं कर सकता हूं, उसके एक विद्यार्थी के नाते कर सकता हूं। और यही ताकत लेकर के हम जाएं। हिंदुस्तान के अनेक राज्य यहां है। एक प्रकार की यूनिवर्सिटी इस सभागृह में मिनी हिंदुस्तान नजर आ रहा है। भारत के कई कोने होंगे जिसको पता नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर की धरती पर भी एक मिनी हिंदुस्तान अपने सपनों को संजो रहा है। तब हर भारतीय के दिलों में कितना आनंद होगा कि जम्मू कश्मीर की धरती पर भारत के भविष्य के लिए सपने संजोए वाले नौजवान मेरे सामने बैठे हैं। उनके लिए कितना आनंद होगा। इस आनंद धारा को लेकर के हम चलें और सबका साथ सबका विकास, साथ सबका चाहिए, विकास सबका होना चाहिए। यह संकल्प ही राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। और हम एक राष्ट्र को ऊंचाई पर ले जाने वाले एक व्यक्ति के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में हम अपने जीवन को कुछ काम आए उस सपनों को लेकर के चले। मेरी इन सभी नौजवानों को हृदय से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। विशेष करके जिन बेटियों ने आज पराक्रम दिखाया है उनको मैं लाख लाख बधाइयाँ देता हूँ। उनके माँ बाप को बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए यहाँ तक भेजा है। बेटी जब पढ़ती है तब बेटी का तो योगदान है ही है, लेकिन उस माँ का ज्यादा योगदान है जो बेटी को पढ़ने के लिए खुद कष्ट उठाती है। वरना माँ को तो करता है कि अच्छा होगा वो घर में रहे ताकि छोटे भाई के साथ थोड़ा उसको संभाल लें, अच्छा है घर में रहे, मेहमान आए तो बर्तन साहब के काम आ जाएं। लेकिन वो माँ होती हैं जिसको अपने सुख के लिए नहीं, बच्चों के सुख के लिए जीने का मन करता है, तब माँ बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेजती है। मैं उन माता को भी प्रणाम करता हूँ जिन माताओं ने इस बेटियों को पढ़ाने के लिए आगे आई हैं। उन सबको मैं प्रणाम करते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।